तो आज की क्लास में हम आगे का जो सेक्शन रह गए थे 12 वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे इलस्ट्रेशंस हैं। तो देखो, सेक्शन 12 क्या बोलता है? फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग। द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, restlessness, ill will, goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body, bodily feeling are relevant। देखो उसमें क्या बोल रखा है, कोई भी फैक्ट है जो क्या बताता है किसी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडली फीलिंग या बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कुछ बताता है तो वो चीज क्या हो जाती है, रेलिवेंट हो जाती है जब उसकी एग्जिस्टेंस एनी सच स्टेट ऑफ माइंड फीलिंग इज इन, कब जो किसी एग्जिस्टेंस किसमें होती है, किसी इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होती है। तो जो उसके फैक्ट्स होते हैं, जो उसके बारे में एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से हो सकती है इसमें बता रखे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इसमें, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड विड गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेस्टनेस, इलविल एंड गुडविल। ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई करने के वो हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडली फीलिंग एंड बॉडी रेलेवेंट होती है कब होती है, जब वो कोई फैक्ट है जो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है, और वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग जो होती है ना, वो फैक्ट एंड इश्यूज और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होती है, उसके अंदर होती है। तो इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। पहले एक्सप्लेनेशन बोलती है फैक्ट इज रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन द क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रखा है कोई भी फैक्ट है जो कि रेलिवेंट होता है क्योंकि वो किसी स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रखा है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, नॉट जनरली बट पर्टिकुलर टू द पर्टिकुलर होना चाहिए, उस मैटर के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है। ठीक है, तो नॉर्मली उससे गुस्सा आता ही रहता है, हर छोटी मोटी बात पे उसको गुस्सा आता रहता है। लेकिन अब हम यहाँ पे उसका जर्नल जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मैटर है उसके रिगार्डिंग उसको कब गुस्सा आया था, उसके रेफरेंस में उसको गुस्सा आया था कि नहीं आया है, वहां पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, पर्टिकुलर उस मैटर के रिगार्डिंग ही उसकी स्टेट ऑफ माइंड को चेक करेंगे, वो चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोलता है, बट फेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ द सच पर्सन shall ऑल्सो बी रेलिवेंट। ठीक है, किसी पर्सन का जो प्रीवियस कन्विक्शन होता है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, या उसका जो प्रीवियस कमीशन होता है किसी भी पर्सन का, वो क्या होता है, रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन काफी सारे हैं तो मैं थोड़ा स्पीड से लूंगी इनको। देखो इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग देम टू बी स्टोलन। It is to prove that he was in the possession of the particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all the articles of which he was in possession to be stolen। देखो इसमें बोल रखा है कि ए क्या करता है, कुछ स्टोलन जो आर्टिकल्स है उनको रिसीव करता है। ठीक है, और ये प्रूफ किया जाता है कि उसके पोजेशन में जो भी पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल है वो उसके पोजेशन में है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम, उसी उसी टाइम पर उसके पोजेशन में काफी, मतलब बहुत सारे अदर जो आर्टिकल्स हैं वो भी उसके एग्जिस्टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। एज टेंडिंग टू शो दे, ये उसकी नॉलेज को क्या कर रहा है, शो करता है कि उसको नॉलेज थी इसके बारे में, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, बी ए इन द पोजेशन ऑफ द फ्रॉडुलेंट delivering to another person a counterfeiting currency which at the time when deliver it he knew to be counterfeit। The fact that at the time of the delivering it, A was possessed of a number of other piece of counterfeiting currency is irrelevant। The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as a genuine a counterfeiting currency, knowing it to be counterfeit is relevant। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि A जो है डिलीवर करता है कोई भी काउंटरफेटिंग जो इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट तरीके से क्या करता है, डिलीवरी करता है काउंटरफेटिंग करेंसी को किसी दूसरे पर्सन को, और जिस टाइम पे वो उनको डिलीवर कर रहा है उसको नॉलेज है उसके रिगार्डिंग कि वो क्या है, काउंटरफेट है। द फैक्ट दैट जब वो डिलीवरी कर रहा है, तो जो, ठीक है, जब वो डिलीवरी कर रहा है तो ए के पास में अदर और भी तरीके के क्या है, उसमें काउंटरफेटिंग करेंसी के पीसेस हैं और भी तरीके के। ठीक है,
द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। अब यहाँ ये चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी कि उसके पास में अदर भी है और उसकी नॉलेज भी है, तो स्टेट ऑफ माइंड है उसका इस तरीके का, उसको नॉलेज है उसके बारे में। अब अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है डिलीवरिंग करने के लिए कि एज अ जेन्युइन, उसने उस पर्सन को क्या बताया कि ये जो भी काउंटर फेटिंग करेंसी है इसे जेन्युइन तरीके से बताई थी उसने, और बल्कि वो कैसी है, काउंटर फेट है वो। ठीक है, ये तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रेलिवेंट हो जाएगा। Next is C. A SUV for the damaging done by a dog of bees, which we knew to be a ferocious. The fact that the dog was previously bitten XYZ and that they had made complaint to B are relevant. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि A जो है B के ऊपर केस फाइलिंग करता है कि जो B का जो डॉग है ना, वो कैसा है, फेरोसियस है, जो कि डेंजरस है। ठीक है, जो जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए डेंजरस है। और ये बीच को नॉलेज है, उसके अपने डॉग के बारे में उसको नॉलेज है कि वो कैसा है, फेरोसियस है, डेंजरस है। अब तथ्य ये निकल के आता है कि उसने प्रीवियसली जो है एक्स वाई और जी को भी उसने काटा था डॉग ने। ठीक है, तो और उन्होंने क्या की थी, उसकी कंप्लेंट की थी बी को, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अब यहाँ जो है बी को जब नॉलेज है ना इसके बारे में, और प्रीवियसली भी ऐसा काम हो चुका है, कमीशन हो चुका है, तो ये चीज रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, अब बी जो है ये चीज नहीं बोल सकता है, इस चीज को बोलकर एग्जाम नहीं हो सकता है कि उसको नॉलेज ही नहीं थी उसके डॉग के बारे में, कि वो इस तरीके का डेंजर नेचर है उसका। ठीक है, डी बोलता द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर द बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पे was a frictious, the fact that A had accepted other wills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the pay if the pay had been real person is relevant. A showing as showing that A knew that the pay was a frictious person. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि A जो है कोई बहुत बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब उसको नॉलेज है कि जो पे है ना वो कैसा है, एक फिक्शियस पर्सन है, मतलब फेक पर्सन है उसको। ठीक है, अब अब इसमें क्या बोल रखा है कि ए को जो है पहले से भी इसके बारे में नॉलेज थी उसके बारे में कि उसका नेचर कैसा है, फिक्शियस है, फेक पर्सन है, क्योंकि वो उसने इस तरीके के और भी पहले जो बिल्स थे उनको क्या किया था, उससे एक्सेप्ट किया था उससे। ठीक है, इस तरीके से लिया था उसने, तो कि जैसे कि वो रियल पर्सन हो, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। और ये यहाँ ये शो करती हैं कि ए को नॉलेज थी उसके बारे में, क्योंकि वो पहले भी उससे एक्सेप्ट कर चुका है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो भी बिल्स वगैरह है उनको एक्सेप्ट कर चुका है इसी मैनर के अंदर। और अभी भी वो कर रहा है, और ये जानते हुए कि जो पेई है वो कैसा है, फिक्शियस फेक पर्सन है, फिर भी वो क्या करता है, उससे लेता है, तो ये चीज रेलिवेंट हो जाएगी कि उसको नॉलेज है कि जो पेई है कौन है, फिक्शियस पर्सन है। E बोलता है A is accused of defaming B by publishing an imputation intending to harm the reputation of B. The fact of the previous publication by A respecting B showing ill will on the part of the A towards B is relevant as proving the A's intent to harm the B's reputation by the particular publication in the question. The fact that there was no previous quarrel between A and B, that A repeated the matter complained of as he heard it, are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of the B. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि A क्या करता है, कोई पब्लिकेशन करता है डिफॉर्मेशन अगेंस्ट द बी के रिगार्डिंग, जिसमें उसकी रेपुटेशन को हार्म कॉज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, द फैक्ट क्या निकल के आता है कि उसने प्रीवियसली भी ए ने जो है बी के रिस्पेक्ट में इस तरीके की पब्लिकेशन की थी, जिससे उसकी क्या होती है, एक इल विल को शो होता है, तो ये इल विल क्या हो जाएगी यहाँ पे, उसकी रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, जब उसको प्रूफ किया जाए, अगर जब उसको प्रूफ करेंगे ना, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या ए की इंटेंशन थी इस तरीके की कि वो बी के जो है पर्टिकुलर पब्लिकेशन निकाल के बी की रेपुटेशन को हार्म करे। तो दे फैक्ट, तो कोर्ट कोर्ट क्या फैक्ट्स लेगा कि वहां पे कोई भी क्वेरल था क्या, ए और बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट था क्या, इस ऐसी कोई चीज को लेकर पहले से प्रीवियसली। ठीक है, या फिर दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे निकल कर कि अगर उसने जो है ए ने अगर ये गुड फेथ में ये चीज हर्ड की थी बी के रिगार्डिंग, तो अगर वो फिर उसके ऊपर कोई कंप्लेन कर, मतलब कोई भी चीज पब्लिश करता है, तो वो क्या है, ए की जो इंटेंशन है ना उसको हार्म करने की, उसको शो नहीं करता है यहाँ पे। तो ये फैक्टर रेलिवेंट हो जाएगा कि उधर उसकी इंटेंशन ही नहीं है ऐसी कोई कि वो बी के रेपुटेशन को हार्म करे, क्योंकि उसके जर्नली कहीं से उसने गुड फेथ में सुनी थी इस चीज को और उसने पब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो ये रेलिवेंट हो जाएंगे। एफ क्या बोलता है, is sued by B for the fraudulent representing to the B that she was a solvent, whereby B being induced to trust C, who was a insolvent, suffered loss. The fact that at a time when A represented C to be a solvent, she was supposed to be the solvent by his neighbors or by the person dealing with him is relevant as showing that A made the representation in the good faith.
ठीक है, देखो एफ में क्या बोल रखा है कि जो भी कोई पर्सन है, जैसे ए है, ए क्या करता है, सी बंदे को क्या करता है, बी के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब बी जो है केस फाइल करता है ए के ऊपर कि आपने जो है क्या किया है, एक गलत व्यक्ति को फ्रॉडुलेंट तरीके से सी व्यक्ति को मेरे लिए रिप्रेजेंट किया है एज अ सॉल्वेंट की तरह। बल्कि वो कैसा है, उसने उस पर ट्रस्ट करके वो उसको देखा, तो वो कैसा निकला हमारा इंसॉल्वेंट, या फिर उसको बहुत सारे लॉसेस उस पे ऊपर है, मतलब वो बहुत सारे लॉसेस से वो सफर कर रहा है। ठीक है, मतलब बी ने यकीन किया था एक ही बात पे कि वो सॉल्वेंट है सी, लेकिन सी कैसा निकला, इंसॉल्वेंट, एंड उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे लॉस, मतलब बहुत सारे लॉसेस को वो सफर कर रहा है। ठीक है, अब फैक्ट ये है कि जिस टाइम पे जब ए ने उसको रिप्रेजेंट किया था सी को एज अ सॉल्वेंट की तरह, तो सी क्या कर रहा था, सी भी ये सपोज कर रहा था कि वो सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके जो नेवर है या फिर जिन पर्सन के साथ में वो डीलिंग कर रहा है एज अ सॉल्वेंट की तरह कर रहा है, तो उसको भी यही नॉलेज थी और उसको भी यही रिजेंबल हुआ कि वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा कि ए की जो है यहाँ पे क्या की, गुड फेथ में किया था, जो भी रिप्रेजेंटेशन किया था गुड फेथ में किया था। जी बोलता है ए इज A sued by B for the price of the work done by B upon a house of which A is a owner. By the order of C, the contractor, A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for the work in the caution is relevant, as proving that A did in the good faith make over to C the management of the work in the caution, so that she was in the position of the contract with B on C's own account एंड नॉट एज एन एजेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया है कि बी ने क्या किया था, ए के घर में काम किया था। ठीक है, बल्कि ए का ये मानना है कि ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि सी कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है। ए के घर में कोई भी काम होना था, इसके लिए उसने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, सी ने किसी थर्ड पर्सन को हायर किया था, बी को। तो यह किसने हायर किया है, सी ने किया है। ठीक है, सी वॉज इन द पोजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी। तो सी की पोजीशन क्या थी कि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ में, और वो उसको पे करेगा, अपने खुद के अकाउंट से पे करेगा, ना कि एक उसको उसके एक ए लाइबल होगा उसको पेमेंट करने के लिए बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ जब बी ने उसके ऊपर केस फाइल किया है, तो ए ये बोल सकता है कि भाई मैं मुझे नहीं पता था कि तुम वो तुम्हारा एजेंट है, या तुम एज अ एजेंट के लिए तौर पे काम करो, मेरे तो एजेंट हो नहीं तुम। ठीक है, तो मैं जिसको पे करना था, जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लिए पेड कर चुका हूँ, तो ए पेड कर चुका है सी को एज अ मैनेजमेंट ऑफ द वर्क के रिगार्डिंग, उसको पे कर चुका है। तो ए का जो भी काम था ना, वो गुड फेथ के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वो जो गुड फेथ हो जाएगा वो रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, गुड फेथ की थी। भाई ए को काम, ए के साथ में सी का कॉन्ट्रैक्ट था, सी ने उसका काम करवा दिया। अब सी जाने और जो भी बी है वो जाने, उन दोनों का क्या है क्या नहीं है, वो दोनों देखें, इसमें सी ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स सी बी के अगेंस्ट। ठीक है, एच बोलता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही फाउंड, एंड द क्वेश्चन इज वेदर व्हेन ही अप्रोप्रिएट इज ही बिलीव्ड इन द गुड फेथ दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी कुड नॉट बी फाउंड, द फैक्ट दैट द पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन इन द पब्लिक वेयर ए वाज इज relevant as showing the that A did not in the good faith believe that is real owner of the property could not be found. The fact that A knew or has reason to believe that the notice was given fraudulently by C and who had been heard the loss of the property and wished to be set up false claim to it is irrelevant as showing that the fact that A knew of the notice did not disprove इज गुड फेथ। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए क्या करता है, कोई भी बंदा है ए, जिसको क्या मिलती है, कोई भी प्रॉपर्टी, उसको जो लॉस्ट प्रॉपर्टी उसको रिसीव होती है, तो वो उसको क्या करता है, उसको उसके ऊपर आरोप है कि उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली तरीके से उसको मिसअप्रोप्रिएट किया है प्रॉपर्टी को। ए गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि इसका ओनर मिल ही नहीं सकता है, तो वो उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है, अपने यूज में रख लेता है। अब फैक्ट ये आता है कि पब्लिक नोटिस निकलता है उस लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, जहां पे ए है वहां निकलता है। अब ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा कि ए का क्या है, वो गुड फेथ में काम नहीं किया था, जो ए बिलीव कर रहा था ना कि वो नहीं मिल सकता है, ये उसका गुड फेथ में नहीं था, ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड द फैक्ट दैट अब ए को क्या नॉलेज है और रीजन टू बिलीव भी है कि जो भी नोटिस हुआ है ये क्या है, एक फ्रॉडुलेंट है, जो कि सी के द्वारा फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रेस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ सी की इंटेंशन क्या है, सी भी उस प्रॉपर्टी को फॉल्सली क्लेम करके उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ ये फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा। क्या फैक्ट रेलिवेंट होगा कि जो ए की जो नॉलेज थी ना अबाउट द नोटिस के रिगार्डिंग, ये जो उसके गुड फेथ को डिस्प्रूव नहीं कर सकती है।
ठीक है, उसका गुड फेथ को डिस्प्रूव नहीं कर सकती है, तो यहाँ गुड फेथ क्या हो जाएगा, यहाँ रेलिवेंट हो जाएगा। देखो आई में बोलता है, ए स्टार्ट विद शूटिंग एट द बी दैट विद इंटेंट टू kill him in order to shows A's intent. The fact of the A's having previously shoot at बी में भी प्रूव, ठीक है। ए के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने बी को डेथ केस की है और इस ऐसे तरीके को बी को पहले भी सूट कर चुका है वो, तो ये चीज प्रीवियसली प्रूव हो चुकी है, तो इसकी इंटेंशन किस तरीके की है, तो वो इंटेंशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। ए इज चार्ज विद द नेक्स्ट है, ए इज चार्ज विद द सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर टू बी, थ्रेटनिंग लेटर प्रीवियसली सेंड टू बाय ए टू बी मे बी प्रूव्ड एज शोइंग द इंटेंट ऑफ द लेटर। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए के लिए, ए के ऊपर चार्जेस है कि उसने क्या थ्रेटिंग लेटर्स को भेज रहा है वो, ठीक। एंड जो थ्रेटनिंग लेटर है ना वो प्रीवियसली इसलिए सेंड किए गए थे, तो यह उसके इंटेंशन को शो करता है, और ये इंटेंशन भी क्या होती है, रेलिवेंट होती है। कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज बीन गिल्टी ऑफ द क्रुएलिटी टुवर्ड्स बी हिज वाइफ, एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स टुवर्ड द ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द अलिज्ड क्रुएलिटी आर रेलिवेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है, क्रुएलिटी अगर हो रही है हस्बैंड के द्वारा, तो तो जो भी उनके क्रुएलिटी से पहले या क्रुएलिटी के बाद में जो भी चीजें कही गई थी वो क्या सच होंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय द पॉइजन, स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलेवेंट फैक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि जो ए की इंटेंशन है वो पॉइजन से हुई है कि नहीं हुई है। अब जब बीमार था, तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट देता है डॉक्टर्स के लिए या पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनके लिए जो स्टेटमेंट दे रहा है इलनेस के टाइम पर, तो अपने सिम्टम्स के बारे में जो भी बात करेगा ना, कि जैसे कि मुझे जलन हो रही है या फिर मुझे वॉमिटिंग हो रही है, ये सारी जो पेट में दर्द हो रहा है, इस तरीके के जो भी बताएगा, और इससे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारे लक्षण किस चीज के हो सकते हैं, पॉइजन के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएंगे। एम बोलता है द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट द टाइम व्हेन an insurance of his life was effective, statement made by a as to the state of his health at or near the time is question are relevant to fact, ठीक है। अब देखो उसमें क्या बोल रखा है कि ए ने कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, तो उसके टाइम पे जो भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया था लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पर अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, जो भी उसके जो स्टेट था ना हेल्थ के रिगार्डिंग, जो उसका स्टेटमेंट दिया था उसके रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग, उसी टाइम पर या उसके और पास जो टाइम पर जो भी अपने स्टेटमेंट दिए थे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे स्टेटमेंट। एन बोलता है एस यू बी फॉर द नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम टू गिव अ कार फॉर द हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर द यूज वेयर बाय ए वॉज इंजर्ड एंड द फैक्ट दैट ए बी's intention were drawn on or on other occasions to affect sorry to the defect of that particular car is relevant. The fact that B was habitually negligent about the cars which he let to hire is irrelevant. देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए क्या करता है, ए क्या करता है, शो करता है बी को कि जो मैंने बी से गाड़ी ली थी ना उधार पे, जो भी गाड़ी ली थी वो रीजनेबली अनफिट है, ड्राइव करने के लिए अनफिट है, और जिससे क्या हो चुका है, ए इंजर्ड हो चुका है। अब यहाँ फैक्ट ये निकल के आता है कि क्या बी ने इसी तरीके से दूसरे लोगों के लिए भी ये जो डिफेक्टिव जो कार है, ये पर्टिकुलर कार ही उनको ले दी थी क्या, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। एंड द फैक्ट दैट वी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट, अगर वो इसी तरीके से हैबिचुअली नेग्लिजेंट है कार के रिगार्डिंग, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर कार के रिगार्डिंग है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नेग्लिजेंट है ही, सारी कारों के रिगार्डिंग है ये, तो वो क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, ओ ए स्ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी ए वाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, द फैक्ट दैट ए ऑन द अदर ओकेजन शूट एट बी इज रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ए की इंटेंट, ए के ऊपर ट्रायल है कि उसने मर्डर किया है बी का, शूटिंग किया उसको, डेड कर दी, कॉज कर दी, उसकी इंटेंशन थी। फैक्ट ये है कि ऑन द अदर ओकेजन, मतलब पहले भी वो दूसरे अदर अदर ओकेजन्स पे क्या कर चुका है, बी को सूट करने की कोशिश कर चुका है, उसकी इंटेंशन को शो कर चुका है इसके बारे में, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ द शूटिंग एट द पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट। अब दूसरा फैक्ट ये बोल रहा है कि अगर ए की हैबिट ही ऐसी है कि वो सूट करता ही रहता है लोगों को, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग हो चाहे नहीं हो, वो सूट करता ही रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को क्या करता रहता है, सूट करता रहता है, तो ये उसकी इंटेंशन नहीं है, या उसकी इंटेंशन उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग नहीं है, एक जनरल इंटेंशन है, तो ये इस सेक्शन के इस पर क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। पी बोलता है ए इज ट्राइड फॉर द क्राइम, द फैक्ट दैट ही said something indicating an intent to commit that crime particular crime is irrelevant, the fact that he said something indicate a general deposition to commit the crime of
ऑफ दैट क्लास इज इररेलेवेंट। ठीक है, अब ए क्या बोलता है, ए के ऊपर ट्रायल लगाई जाती है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो जो भी उसके द्वारा कहा जाता है उस पर्टिकुलर क्राइम के इंडिकेशन में जो भी कुछ कहा जाता है तो वो किया जाता है, वो सारी चीजें क्या होती है, रेलिवेंट हो जाती है जिस पर्टिकुलर क्राइम के रिगार्डिंग। लेकिन अगर वो किसी जनरल क्राइम के बारे में, क्लासेस ऑफ क्राइम के बारे में कुछ अपनी जनरल डिपोजिशन देता है, इंडिकेट करता है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इररेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेक्शन 13 देखते हैं। 13 बोलता है फैक्ट बियरिंग ऑन द क्वेश्चन वेदर वॉज एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वॉज accidental, intentional, or done with the particular knowledge or intention, the fact that such act form part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was a concern is relevant। देखो 13 में क्या बात करता है कि कोई भी एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनली कमिट किया है या किसी नॉलेज या इंटेंशन के साथ में किया है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एक्ट जो हुआ है ना, वो कैसे हुआ है, एक सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस में हुआ है। ठीक है, जिसके लिए जो पर्सन है वो क्या है, कंसर्न है उस पर्सन, एंड जो भी क्या हुआ है, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस में हुआ है, तो वो फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे इसके इलस्ट्रेशन में बोल रखा है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन his house in order to obtain the money for which he it is insured. The fact that A lived in the several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after the each of which fires A received payment from a different insurance companies are relevant as standing to show that द फायर वॉज नॉट एक्सीडेंटल। इसमें क्या बोल रखा है कि ए ने क्या है, ए के पास में बहुत सारे घर हैं। ठीक है, काफी सारे घर हैं, मतलब अलग अलग जगह पे घर है, और उसने हर एक घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, अलग अलग कंपनी से करवा रखा है। अब वो क्या करता है कि उनको क्या करते, उनको टाइम टू टाइम जलाता रहता है, कभी एक घर को जला दिया, फिर दूसरे को जला दिया, फिर तीसरे को, इस तरीके से जलाता रहता है वो उनको, कि किस लिए, उसका इंटेंशन क्या है कि इससे क्या कर सके, वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके। ठीक है, तो ये उसका क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, जो भी फायर लगती है घरों में वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनली फ्रेम की गई है, तो एक सीरीज में फॉर्म होती है वो। इज एम्प्लॉय टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ द बी, इट इज अ ड्यूटी टू मेक द एंट्रीज इन द बुक शोइंग द अमाउंट received by him. He makes an entry showing that in a particular occasion he received less than he really did receive. He really did receive. The question is whether this fall and entry was accidental, intentional, and the fact that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case is favor ऑफ ए आर रेलिवेंट। इसमें क्या बोल रखा है कि ए जो है कि एक एम्प्लॉय है कहीं पे, उसके काम क्या है कि एंट्रीज में जो बुक्स है उसमें क्या करना, एंट्रीज करना, जो भी गुड फेथ में एंट्रीज करनी है उसको, ये उसका काम है। लेकिन वो क्या करता है, कोई पर्टिकुलर ओकेजन पे क्या करता है, जो भी उसको रिसीव होता है अमाउंट, उसमें से वो जो भी लेस अमाउंट है जो रियली रिसीव हुआ है उसमें से कम अमाउंट को उसमें एंटर करता है वो। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो भी वो एंट्री की है ना, फॉल्स एंट्री की है, क्या वो एक्सीडेंटल हुई है, अचानक से अपने आप ही, मतलब एक नॉर्मली एक्सीडेंट में हो गई है, या फिर इंटेंशनली उसकी इंटेंशन थी उससे कम निकलने की। तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या देखेगा, पूरी बुक को रिव्यू करेंगे वो, जो भी बुक है उसको पूरी रिव्यू करेंगे और उसमें हर एक एंट्री को देखेंगे, क्या इस तरीके की और भी उसने फॉल्स एंट्री उसमें की है कि नहीं की। अगर उसने इस तरीके की फॉल एंट्रीज उसमें की है, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा कि ये उसने एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनली ये काम किया है। सी बोलता है इज अक्यूज ऑफ द फ्रॉडुलेंट डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफेटिंग करेंसी। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी वाज accidental. The fact that soon before or after delivery to B, A delivered counterfeiting currency to C, D, E are relevant as showing that delivery to B was not accidental. ठीक है, ए क्या करता है, फ्रॉडुलेंट तरीके से बी के लिए डिलीवरी करता है काउंटरफेटिंग करेंसीज का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या जो उसने डिलीवरी जो की है करेंसी की, वो एक्सीडेंटल की है क्या, मतलब उसको नॉलेज नहीं थी इसके रिगार्डिंग, या उसको पता नहीं था कि ये काउंटर फेटिंग है। ठीक है, द फैक्ट क्या बोलता है कि उसको बी को डिलीवर करने से पहले या उसके बाद में वो क्या करता है, डिलीवर करता है सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। ठीक है, उसी तरीके के कारण काउंटर फेटिंग करेंसी को, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा कि उसकी क्या है, इंटेंशन थी यहाँ पे, वो एक्सीडेंटली डिलीवर नहीं हुई है बी को भी उसको डिलीवर करने की क्या थी, इंटेंशन थी। ठीक है, 14th क्या बोलता है, देखो 14th से क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू व्हिच
इट इज मैनुअली सॉरी नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है कि नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग है, क्या उसके एग्जिस्टेंस को हम किस तरीके से रेलिवेंट मानेंगे। तो इसमें बोल रखा है कि जब कोई भी क्वेश्चन रेज होता है किसी एक्ट के रिगार्डिंग कि कोई पर्टिकुलर एक्ट डन हुआ है या नहीं हुआ है, तो द एग्जिस्टेंस द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कोई चीज जो एक्ट है ना, जो भी चीज है अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि वो नेचुरली डन हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच। क्वेश्चन ये है कि कोई जो भी पर्टिकुलर लेटर था वो डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर्स पुट इन द सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर was पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट, ठीक है। तो फैक्ट क्या निकल के आता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स में क्या होता है, बिजनेस में जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सर्टेन प्लेस पे रख दिया जाता है और फिर उसको पोस्ट के द्वारा कैरी कर लिया जाता है। और जो पर्टिकुलर लेटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो भी इसी तरीके से उसको सर्टेन प्लेस पे रखकर उसको पोस्ट के द्वारा दे दिया गया होगा। तो ये चीज क्या होती है, ऑर्डिनरी नेचुरली डन की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, रेलिवेंट रेलिवेंट हो जाएगी। सेकंड बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर द पर्टिकुलर लेटर रिसीव्ड रीच्ड ए, कि जो पर्टिकुलर लेटर है वो ए के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड टू इन द ड्यू कोर्स, वो ड्यू कोर्स जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस था उसमें उसको प्रोड्यूस पोस्टेड कर दिया गया था। एंड उसका जो भी कोई भी रिटर्न रिटर्न नहीं हुआ है, उसका रिटर्न नहीं हुआ है थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस। जो एक कोई जब कोई पोस्ट है ना रिटर्न करना होता है या डिस्पैच किसी के पास नहीं पहुंचता है, तो वो वापस होके आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस। अगर वो रिटर्न लेटर ऑफिस के पास में अगर वो रिटर्न नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि वो क्या हो चुका है, उसके पर्सन के पास में पहुंच चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 14 तक क्लियर हो चुके हैं। एक बार हम इनका क्विक रिवीजन लेते हैं। तो देखो थर्ड सेक्शन 3 में क्या बोल रखा है कि हम फैक्ट्स किसके दे सकते हैं, फैक्ट एंड इश्यूज और रिलेवेंट फैक्ट्स के फैक्ट्स दे सकते हैं। फोर में बोल रखा है कोई फैक्ट जो है वैसे तो इश्यू में नहीं है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाता है फैक्ट एंड इश्यूज से, रिलेवेंट फैक्ट से, ठीक है, और फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन का, और चाहे वो अकर्ड हुआ हो सेम टाइम प्लेस पे, डिफरेंट टाइम प्लेस पर हुआ हो। ठीक है, फिफ्थ बोलता है ओकेजन कॉज इफेक्ट होता है, या फिर क्या करता है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी स्टेट ऑफ थिंग्स को, या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, अफोर्ड करते हैं अपॉर्चुनिटी किसी पर्सन को, तो वो के इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे रेलिवेंट होते हैं। सिक्स में बोलते हैं कोई मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स होते हैं वो रेलिवेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड सेवन में बोल रखा है कि कोई भी नेसेसरी फैक्ट है जो एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस करता है, सपोर्ट रिबर्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं स्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनी, स्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स और एनी पर्सन की जिसकी रेलिवेंट होती है। एंड कोई टाइम एंड प्लेस के बारे में बताते हैं जहाँ वो रेलिवेंट फैक्टर इश्यू हैपन हुए, या रिलेशन की बात करते हैं, पार्टीज के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। 8 में बोल रखा है क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कंस्पायर्ड होते हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करने के लिए। जो भी कुछ उन्होंने कहा है या किया है, जो भी कुछ सारी चीजें होती हैं, वो क्या हमारी शो करती हैं, कॉन्स्पिरेसी कॉमन इंटेंशन के द्वारा किया गया है। जब वो फर्स्ट उसको एंटरटेन करेगा ना अपनी कॉन्स्पिरेसी को, कोई भी पर्सन जब अपनी फर्स्ट कॉमन इंटेंशन को एंटरटेन करते हुए कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उससे दो चीजें हमारी रेलिवेंस से प्रूफ होती है। एक तो कि वहाँ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और दूसरी चीज क्या कि जो शोइंग करता है कि जो भी पर्सन है ना वो क्या पार्टी है उस कॉन्स्पिरेशन का, ठीक है। 9 में क्या बोल रखा है कि कोई भी फैक्ट जो अदरवाइज तो रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन रेलिवेंट हो जाता है अगर वो कोई इनकंसिस्टेंट होता है, फिर फैक्टर इश्यूज रेलिवेंट फैक्ट के, या फिर वो देम सेल्फ और कनेक्ट करता है दूसरे फैक्ट के साथ में, द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है फैक्टर इश्यूज के रेलिवेंट फैक्ट की, जो कैसे हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल हो सकते हैं, ठीक है। 10 में डैमेजेस के बारे में बात करता है कि जो फैक्टर डिटरमाइन करता है डैमेजेस को वो रेलिवेंट होता है। 11 में राइट एंड कस्टम्स के बारे में बात करता है कि जो क्वेश्चंस में आते हैं कि कोई राइट एंड कस्टम एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है जिसके द्वारा उसको क्रिएटेड क्लेम्ड मॉडिफाइड रिकॉग्नाइज्ड असर्टेड डिनाई किया जाता है वो, या फिर जो पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है जिन पे वो क्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सरसाइज की जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रेलिवेंट हो जाते हैं। 12 में बात करता है कि जो फैक्ट शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली बॉडली फीलिंग, वो क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। अब स्टेट ऑफ माइंड में कौन कौन से होते हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेस्टलेस, इल विल, गुड विल, ठीक है। एंड हमारा बॉडी एंड बॉडली फीलिंग, ठीक है। और 30 में क्या बोल रखा है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी एक्ट है जो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इसको जो भी फैक्ट्स क्या करते हैं, इसके एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, या कि जो भी एक्ट है वो कैसा हो रहा है, एक पार्ट ऑफ द सेम सीरीज के अंदर हो रहा है, सेम अकरेंस में हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। एंड 14 बोलता है लास्ट कि जो भी एक्ट है अगर वो कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे हो रहा है जैसे नेचुरली होना चाहिए उसी तरीके से अगर वो हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रेलिवेंट माना जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेटमेंट एंड कन्फेशन जो भी होगा वो नेक्स्ट देखेंगे। ये थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।